हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर पाकिस्तान के इशारे पर इस्लामिक देशों की संस्था ओआईसी ने उगला जहर, कहा कश्मीर में अनुच्छेद 370 पर फैसला वापस ले भारत। बताएंगे दोस्तों फिर एक बार कश्मीर को लेकर इस्लामिक देशों की बहुत बड़ी खबर, और साथ ही साथ आपको बताएंगे दोस्तों जहाँ पर पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो का जहरीला बयान, वो भी भारत की नीतियों को लेकर। दोस्तों बताएंगे क्या कहा इन्होंने, और साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां आखिर बीजेपी के लिए बिहार खुला मैदान, अमित शाह 2024 जीतने का रास्ता किशनगंज में क्या निकालेंगे। बताएंगे दोस्तों क्या है सबसे बड़ी खबर लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर। साथ ही दोस्तों अगर आप भी किसी भी प्रकार का वाहन चलाते हैं तो आपके लिए सबसे बड़ी खबर है, नहीं तो लग सकता है इतने हजार का चूना। तो दोस्तों हर तरह की जानकारी आपको भी बताने वाले, तो आराम से बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर मानते हैं कि अपना भारत देश मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है दोस्तों, और विदेश नीति की बात ही अलग है, तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर पाकिस्तान के इशारे पर इस्लामिक देशों की संस्था ओआईसी ने उगला जहर, कहा कश्मीर में अनुच्छेद 370 पर फैसला वापस ले भारत। बता दें इस्लामिक देशों के संगठन ओआईसी ने एक बार फिर भारत के खिलाफ जहर उगला है दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र में ओआईसी के एक कॉन्ट्रैक्ट ग्रुप ने बुधवार को कहा कि भारत को 5 अगस्त 2019 को या उसके बाद उठाए गए कदमों को वापस लेना चाहिए। साफ है कि ओआईसी का इशारा कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने की तरफ था, जिसका ये संगठन विरोध कर रहा है दोस्तों। ओआईसी के महासचिव हिसैन इब्राहिम ताहा ने बैठक की अध्यक्षता की। भारत ने 5 अगस्त 2019 को कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म कर दिया था, जिससे जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा समाप्त हो गया था। पाकिस्तान, तुर्की और तमाम मुस्लिम देश भारत के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं दोस्तों। पाकिस्तानी अखबार डॉन की खबर के मुताबिक समूह ने बुधवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूएनजीए के सत्र से इतर न्यूयॉर्क में मुलाकात की और भारत की ओर से उठाए गए कदम की निंदा करते हुए एक संयुक्त विज्ञप्ति जारी की। समूह की ओर से जारी बयान में, जिसमें भारत से कई मांगे की गई थी दोस्तों। दरअसल ओआईसी का पुराना कश्मीर राग था। भारत से कश्मीर को लेकर जो शिकायतें की गई, वास्तव में पीओके उन समस्याओं से जूझ रहा है, फिर चाहे वो मानवाधिकार हनन हो या लोगों की जमीनों पर कब्जे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें इससे पहले भी विदेश मंत्रालय की तरफ से करारा जवाब मिला था दोस्तों। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा था कि इस तरह के बयान केवल ओआईसी को एक ऐसे संगठन के रूप में उजागर करते हैं जो आतंकवाद के जरिए चलाए जा रहे सांप्रदायिक एजेंडे के लिए समर्पित हैं। बागची ने कहा कि जम्मू कश्मीर पर ओआईसी महासचिवालय के आज के बयान कट्टरता की बू आती है। उन्होंने जोर देकर कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर भारत का एक अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है और हमेशा रहेगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में भारत के इस जवाब का क्या आप समर्थन करेंगे, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा दोस्तों। पर बार बार दोस्तों भारत के जवाब देने के बावजूद भी ओआईसी संगठन और पाकिस्तान मानता नजर नहीं आ रहा है दोस्तों, और हर बार एक ही हरकत करता नजर आ रहा है। ऐसे में अब क्या जवाब मिलना चाहिए दोस्तों ओआईसी संगठन को, कश्मीर वाली बात पर बताइएगा जरूर। और कश्मीर भारत का था है और रहेगा, लिखना मत भूलिएगा कमेंट में, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप, फेसबुक पर और ट्विटर पर। एक और खबर की बात करें जहां भारत की नीतियां इस्लामिक फोबिया बढ़ाने वाली। जी हां, पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो का जहरीला बयान। बता दें पाकिस्तान के 34 साल के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने भारत को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उनके इस बयान पर भारत की तरफ से उन्हें फटकार भी लगाई गई है। बिलावल भुट्टो ने एक सवाल के जवाब में कहा कि भारत अब एक बदला हुआ देश है। इसके साथ ही उन्होंने इस जवाब में जम्मू कश्मीर से लेकर भारत में रहने वाले क्रिश्चियन और मुसलमानों का भी जिक्र कर डाला। इसके साथ ही बिलावल ने जम्मू कश्मीर में सीमाओं को बदलने का भी आरोप भारत पर लगाया। साथ ही साथ बिलावल ने कहा कि भारत सरकार की नीतियां इस्लामिक फोबिया का बढ़ाने वाली हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें न्यूयॉर्क में फ्रांस 24 को दिए इंटरव्यू में कई बातें कही हैं जिस पर भारत ने विरोध जताया है। बिलावल से पूछा गया था कि क्या आपने भारत से कोई मदद ली थी या कोई पेशकश की गई, जिस पर बिलावल ने जो जवाब दिया वो काफी विवादित था। बिलावल ने कहा नहीं। बिलावल ने इसी जवाब में आगे कहा भारत के साथ हमारा लंबा और जटिल इतिहास रहा है। दुर्भाग्य से भारत आज वो धर्मनिरपेक्ष भारत नहीं है जिसका वादा इसके संस्थापकों और पूर्वजों ने अपने नागरिकों से किया था। और भी बहुत कुछ दोस्तों भारत के खिलाफ बिलावल भुट्टो ने कहा है। ऐसे में लगातार भारत के खिलाफ हेट स्पीच देने वाले इन पाकिस्तानी नेताओं को लेकर आपकी जो भी राय हो दोस्तों बताइएगा जरूर। एक और बड़ी खबर की बात
करें जहां ब्रह्मोस का जखीरा बढ़ेगा। सरकार ने 1700 करोड़ की डील कर दी फाइनल। बता दे आखिर क्या है भारत का इरादा। ब्रह्मोस मिसाइलों के टेरर के बारे में दुनिया जानती है। ये मिसाइलें भारतीय सेना की ताकत है। ऐसी और मिसाइलों के लिए रक्षा मंत्रालय ने एक करार पर हस्ताक्षर कर दिया है। ये डील 1700 करोड़ रुपए की है दोस्तों। इससे अतिरिक्त ब्रह्मोस मिसाइलों की सप्लाई सुनिश्चित होगी। इसके जरिए नौसेना की जरूरत पूरी की जाएगी। इन मिसाइलों को युद्ध पोतों से हमले के लिए रखा जाएगा। इनकी मार करने की क्षमता 290 किलोमीटर की है और इस बाबत रक्षा मंत्रालय की इकाई और ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के बीच समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट भारत और रशिया के बीच ज्वाइंट वेंचर है। इसका मुख्यालय दिल्ली में है दोस्तों और ये कॉन्ट्रैक्ट डुअल रोल वाली मिसाइलों के लिए हुआ है और ये मिसाइलें जमीन और युद्धपोत से छोड़ी जा सकती हैं। जी हां दोस्तों, शुरू में ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज 290 किलोमीटर तक की थी। अब इसे बढ़ाकर 350 से 400 किलोमीटर तक कर दिया गया है। 800 किलोमीटर के वेरिएंट पर भी काम चल रहा है। पिछले साल नवंबर में भारतीय नौसेना ने INS विशाखापट्टनम से बढ़ाई गई रेंज वाली मिसाइलों का सफल परीक्षण किया था। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आप सभी से रिक्वेस्ट है अपनी भारतीय सेनाओं को ऑल द बेस्ट जरूर कह दीजिएगा दोस्तों इस सक्षम ब्रह्मोस मिसाइल के लिए। एक और बड़ी खबर की बात करें जहां चीन पर भारत का तंज। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा आतंकियों पर कार्रवाई के बीच राजनीति न लेकर आए। बता दें UNSC की बैठक में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जी ने कहा कि शांति और न्याय हासिल करने के व्यापक प्रयास के लिए अन्याय के खिलाफ लड़ाई महत्वपूर्ण है। सुरक्षा परिषद को इस संबंध में एक स्पष्ट संदेश देना चाहिए। जिम्मेदारी से बचने के लिए राजनीति का कभी भी इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। UNSC की बैठक में विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर जी ने कहा कि अफसोस हमने इसे हाल ही में इसी जगह देखा है जब दुनिया के कुछ सबसे खूंखार आतंकवादियों पर प्रतिबंध लगाने की बात आती है तो इस पर राजनीति होती है। उन्होंने कहा कि यदि दिन दहाड़े किए गए गंभीर हमलों में दोषियों को बिना दंड छोड़ दिया जाता है तो इस परिषद को गंभीरता से इस पर विचार करना चाहिए। अगर विश्वसनीयता सुनिश्चित करनी है तो निरंतरता होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें साथ ही साथ बड़ी खबर है UNSC में भारत की सदस्यता को लेकर दोस्तों, जहां एस जयशंकर जी ने बयान दिया। कहा भारत का UNSC का स्थायी सदस्य न होना वैश्विक निकाय के लिए भी अच्छा नहीं। जी हाँ दोस्तों, विदेश मंत्री जयशंकर जी ने भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाए जाने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि भारत को अब तक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं बनाया जाना केवल हमारे लिए ही नहीं बल्कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए भी सही नहीं है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के उच्च स्तरीय सत्र से इतर उन्होंने कहा कि बहुत पहले ही इसे सुधारते हुए भारत को इसमें शामिल कर लिया जाना चाहिए था। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें जयशंकर जी से भारत को UNSC में स्थायी सदस्यता को लेकर सवाल किया गया था दोस्तों, जिसी के जवाब में उन्होंने ये बातें कही। उन्होंने कहा कि भारत इसे लेकर बहुत गंभीर है। उन्होंने कहा कि मैं इस विषय पर काम भी कर रहा हूँ। UNSC में भारत को स्थायी सदस्य बनाए जाने पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि भारत मानता है कि सुरक्षा परिषद में परिवर्तन बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र 80 साल पहले बनाया गया था और तब से आज की स्थितियों काफी भिन्न है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में भारत को UNSC में परमानेंट सदस्य बनाए जाना चाहिए। दोस्तों मानते हैं कि नहीं इस बात का कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। चलते हैं और खबर की तरफ, जहां पर आखिर भारत के करीब होगा रशिया, चीन और ईरान की सेनाओं का जमावड़ा। आखिर माजरा क्या है आपको बता दें। आने वाले 3 महीनों में हिंद महासागर के उत्तर में रशिया, ईरान और चीन की नौसेनाओं का जमावड़ा होने वाला है। भारत के करीब ये सेना एक मिलिट्री ड्रिल को अंजाम देंगी। ईरान के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी ने गुरुवार को अमेरिका समेत तमाम देशों को चेतावनी देते हुए इस बात की जानकारी दी है। बाकरी ने कहा है कि उनका देश क्षेत्रीय सीमा में किसी भी तरह के बदलाव पर शांत नहीं बैठेगा। इसके साथ ही उन्होंने अजरबैजान और आर्मेनिया से अपील की है कि वो अपनी सीमा विवाद को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाएं। ईरान इसी साल से शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी SCO का सदस्य बना है और इस मिलिट्री ड्रिल को रणनीतिक तौर पर काफी अहम करार दिया गया है। दोस्तों बात करें एक और खबर की, जहां पर 27 सितंबर को जापान जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। दोस्त शिंजो आबे के अंतिम संस्कार में लेंगे हिस्सा। बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार में भाग लेने के लिए 27 सितंबर को जापान की 1 दिन की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने यहां नियमित ब्रीफिंग में संवाददाताओं को ये जानकारी दी है। दोस्तों आबे की 8 जुलाई को जापान के नारा शहर में उनके प्रचार भाषण के दौरान एक 41 वर्षीय शख्स ने बहुत नजदीक से गोली मारकर हत्या कर दी थी। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में
हैप्पी जर्नी मोदी जी कहना मत भूलेगा। एडवांस में एक और खबर की ओर चले दोस्तों, जहां पर भारत को यूएनएससी में स्थायी सदस्य बनाने को लेकर दोस्तों एक और सबसे बड़ी खबर है, जहां अब भारत ने नहीं बल्कि खुद जेलेंस्की यानी कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ने बड़ा बयान दिया है दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र पर भड़के जेलेंस्की, कहा किस वजह से आखिर भारत और यूक्रेन सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य नहीं है। जी हां दोस्तों, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने गुरुवार को संयुक्त राष्ट्र पर जमकर भड़ास निकाली है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन पर रूसी आक्रमण को कई महीने हो चुके हैं, लेकिन अब तक संयुक्त राष्ट्र की तरफ से कोई हल नहीं निकला है। यही नहीं, जेलेंस्की ने पूछा कि आखिर क्या वजह है कि भारत, जापान, ब्राजील और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य नहीं है। जेलेंस्की ने कहा कि वो दिन जरूर आएगा जब इसका हल निकलेगा। एक और बड़ी खबर की बात करें, जहां पुतिन की धमकी के बाद फ्रांस ने कहा हम यूक्रेन की मदद अवश्य करेंगे और रशिया पर हमला भी नहीं करेंगे। बता दें, रशिया और यूक्रेन युद्ध खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुके हैं। जानकार बताते हैं कि रशिया यूक्रेन जंग में रूसी सैनिकों की बड़े पैमाने पर क्षति हुई है। ऐसे में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और भी ज्यादा आक्रामक हो चुके हैं। पुतिन ने जंग के बीच आंशिक सैन्य लामबंदी का आदेश जारी किया है। इसके साथ इन्होंने पश्चिमी देशों और अमेरिका को सख्त चेतावनी भी दी है। रशिया के राष्ट्रपति ने पश्चिम देशों को परमाणु हमले की धमकी दे दी है दोस्तों, जिससे ब्रिटेन समेत कई यूरोपीय देश घबराए हुए हैं। तो वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन का कहना है कि उनका काम यूक्रेन की मदद करना है और रूस पर हमला करना नहीं। जी हाँ दोस्तों, रशिया और यूक्रेन के बीच जारी जंग के 7 महीनों से भी अधिक हो चुके हैं। रूसी सेना को पिछले कुछ दिनों से लगातार पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ रहा है। दोस्तों बात करें बड़ी खबर की, जहां इमरान खान ने नवाज शरीफ को बताया दुनिया का सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री। कहा मोदी जी के पास विदेश में 1 रुपया जमा नहीं। जी हाँ दोस्तों, सत्ता गंवाने के बाद इमरान खान का भारत प्रेम बढ़ता ही जा रहा है। एक बार फिर से उन्होंने भारत की तारीफ की है। इसके साथ ही वो प्रधानमंत्री मोदी जी की तारीफों के पुल बांधते नजर आए हैं। दोस्तों सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में इमरान खान जनसभा को संबोधित कर रहे हैं दोस्तों, और इसमें जहां इमरान खान अपने देश के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को भ्रष्ट बता रहे हैं, तो वहीं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विदेश नीति की तारीफ भी कर रहे हैं। आपको बता दें, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने भ्रष्टाचार के मामले का जिक्र किया और प्रधानमंत्री मोदी जी व पाकिस्तानी मुस्लिम लीग के सुप्रीमो और पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के बीच तुलना कर डाली। दोस्तों इंटरनेट पर यह वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें पूर्व पीएम इमरान ने नवाज शरीफ को आड़े हाथों लिया है और पाकिस्तान से बाहर उनकी संपत्ति तक गिनवा रहे हैं। बता दें, इमरान खान कहते हैं वीडियो में कि नवाज के अलावा दुनिया में कोई दूसरा नेता नहीं है जिसके पास अरबों की संपत्ति होगी। मुझे एक देश का नाम बताइए जिसके नेता के पास देश के बाहर अरबों की संपत्ति है। हमारे पड़ोसी देश को ही ले लें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भारत से बाहर कितनी संपत्ति है। उन्होंने आगे कहा कि देश से बाहर नवाज की अथाह संपत्ति का अंदाजा भी कोई नहीं लगा सकता। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें, इससे पहले भी कई बार इमरान खान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारत की प्रशंसा कर चुके हैं दोस्तों, और ये पहली बार नहीं लेकिन फिर एक बार मोदी जी की सराहना करना इमरान खान की ओर से देखा जा रहा है दोस्तों। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि नवाज शरीफ हो या दुनिया का कोई भी नेता क्यों ना हो दोस्तों, वो सभी प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ कंपेयर करने के काबिल ही नहीं हो सकते। अगर आप भी मानते हैं तो मोदी है तो मुमकिन है कहना मत भूलिएगा दोस्तों। खास करके पाकिस्तान का एक भी नेता दोस्तों भारत के साथ कंपेयर करने के लायक नहीं है। मानते हैं कि नहीं? चलिए एक और खबर की तरफ, जहां पर दलाई लामा ने कहा भारत में प्यार करने वाले लोग हैं, मैं यहीं मरना पसंद करूंगा, चीन में नहीं। जी हाँ, तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा ने गुरुवार को कहा कि वो भारत में मरना पसंद करेंगे। उन्होंने हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में कहा कि अगर मैं चीनी अधिकारियों से घिरा हुआ मरता हूँ जो बहुत ज्यादा कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल होगा, मैं भारत में मरना पसंद करूंगा। दलाई लामा ने ये बातें धर्मशाला स्थित अपने आवास पर यूनाइटेड स्टेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ पीस यानी यूसिप द्वारा आयोजित एक संवाद में युवा नेताओं के साथ 2 दिवसीय संवाद के दौरान उन्होंने कहा कि मैंने पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से कहा कि मैं और 15 से 20 साल जीवित रहूंगा, कोई सवाल ही नहीं है। जिस समय मैं मरता हूं मैं भारत में मरना पसंद करूंगा। भारत प्यार दिखाने वाले लोगों से घिरा हुआ है, कृत्रिम कुछ नहीं है। दलाई लामा ने कहा अगर मैं चीनी अधिकारियों से घिरा हुआ मरता हूं जो कि बहुत कृत्रिम है, मैं इस देश में स्वतंत्र लोकतंत्र के साथ मरना पसंद करूंगा। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने फेसबुक पर पोस्ट करते हुए वीडियो में कहा कि मृत्यु के समय किसी को भरोसेमंद दोस्तों से घिरा होना चाहिए जो वास्तव में आपको सच्ची भावनाएं दिखाते हैं। दलाई लामा जो अपनी प्रबुद्ध आध्यात्मिक शिक्षाओं और बुद्धिमान राजनीतिक विचारों के लिए दुनिया भर में विख्यात है, सम्मानित
अपमानित हैं, उनको आम तौर पर चीनी अधिकारियों द्वारा संदेह की दृष्टि से देखा जाता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि दलाई लामा ने बिल्कुल सही चयन किया है दोस्तों, उनका कहना बिल्कुल ठीक है, तो हमारा समर्थन है दलाई लामा जी को कहना मत भूलिएगा। और वीडियो जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया, प्लीज दोस्तों देखते देखते ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और खबर की बात करें, जहां ब्रिटेन की प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने कहा, भारत, इजराइल, इंडोनेशिया व दक्षिण अफ्रीका के साथ ब्रिटेन के संबंध हुए मजबूत। बता दें, ब्रिटेन की प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र में वैश्विक नेताओं से कहा कि उनका देश भारत, इजराइल, इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका जैसे लोकतंत्रों के साथ अपने संबंधों को और मजबूत कर रहा है। ट्रस ने बुधवार को कहा, इसीलिए हम दुनिया भर में नई समझदारी और साझेदारियां स्थापित कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, हम नाटो और संयुक्त अभियान बल के माध्यम से यूरोप और उसके बाहर अपने गहरे सुरक्षा गठबंधनों को मजबूत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम भारत, इजराइल, इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका जैसे लोकतंत्रों के साथ अपने संबंधों को और मजबूत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन हिंद प्रशांत और खाड़ी क्षेत्र में अपने मित्र देशों के साथ नए सुरक्षा संबंध स्थापित कर रहा है। बात करें दोस्तों अगली बड़ी खबर की, जहां पर जो बाइडेन संग बैठक के बाद साउथ कोरिया के राष्ट्रपति ने किया अमेरिकी सांसदों का अपमान। कहा, अगर ये बेवकूफ कांग्रेस में इसे देने से इनकार करते हैं तो जो बाइडेन के लिए कितनी शर्मिंदगी की बात होगी। आपको बता दें, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यूंग सुक येओल को बुधवार को अमेरिकी सांसदों का अपमान करते हुए सुना गया है। दोस्तों, इससे पहले उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ छोटी सी मुलाकात की थी और इसके बाद टेलीविजन पर प्रसारित एक वीडियो में उन्हें अमेरिकी सांसदों का अपमान करते हुए सुना गया था दोस्तों, जिसमें वो उन्हें बेवकूफ कहते नजर आए। इस वीडियो में वो साउथ कोरिया के विदेश मंत्री पार्क जिनके साथ बात करते नजर आए। वो कहते हैं, अगर ये बेवकूफ कांग्रेस में इसे देने से इनकार करते हैं तो जो बाइडेन के लिए कितनी शर्मिंदगी की बात होगी। इससे पहले यूं सुक येओल ने अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ कई मुद्दों पर चर्चाएं की थी और इसमें इलेक्ट्रिक वाहन सब्सिडी का मुद्दा भी शामिल था, जिसे साउथ कोरिया बदलना चाहता था। दोस्तों, एक और खबर की बात करें, जहां पर खालिस्तानी जनमत संग्रह पर भारत ने कनाडा के सामने जताया विरोध। कहा, इजाजत देना घोर आपत्तिजनक। बता दें, भारत ने कनाडा में खालिस्तान समर्थक तत्वों द्वारा जनमत संग्रह कराए जाने पर रोक न लगाए जाने पर आज यानी कल गहरी आपत्ति एवं खेद व्यक्त किया है। दोस्तों, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने यहाँ नियमित ब्रीफिंग में सवालों के जवाब में कहा कि ये कनाडा में कुछ कट्टरपंथी एवं चरमपंथी तत्वों द्वारा एक फर्जीवाड़ा मात्र है। ये मामला कनाडा की सरकार के समक्ष उठाया गया है। दोस्तों, कनाडा सरकार ने भी कहा है कि वो इस तथाकथित जनमत संग्रह को मान्यता नहीं देती है और भारत की एकता एवं अखंडता का समर्थन करती है, लेकिन एक मित्र देश में राजनीति प्रेरित इस प्रकार की गतिविधि की इजाजत देना घोर आपत्तिजनक है। भारत इस बारे में कनाडा सरकार के साथ बातचीत करती रहेगी। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगान द्वारा संयुक्त राष्ट्र महासभा में जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाए जाने के बारे में पूछने पर प्रवक्ता ने कहा कि ये एक अलग मुद्दा है। कश्मीर पर हमारे रुख से सब भली भांति परिचित हैं। एक और खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर रूस ने इस एक शख्स के बदले रिहा कर दिए 215 यूक्रेनी कैदी। आखिर क्या है मॉस्को की मजबूरी। बता दें, यूक्रेन ने रशिया के एक कैदी को छोड़ने की गुरुवार तड़के घोषणा की और इसके बदले में यूक्रेन के उन सैकड़ों लड़ाकों को मुक्त कराया गया जिन्होंने रशिया के हमले के दौरान मारियोपोल में एक इस्पात संयंत्र की रक्षा की थी। यूक्रेन कई महीनों से इन कैदियों को मुक्त कराने का प्रयास कर रहा था दोस्तों, और इनके बदले में वो जिस कैदी को छोड़ेगा वो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का एक सहयोगी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा कि उनकी सरकार ने रूस के कब्जे से 215 यूक्रेनी नागरिकों और विदेशियों को मुक्त करा लिया है। उन्होंने कहा कि इनमें से कई ऐसे सैनिक और अधिकारी हैं जिन्हें रशिया के कब्जे वाले क्षेत्र में मौत की सजा मिली थी। बात करें दोस्तों बड़ी खबर की, जहां पर इसी से जुड़ी खबर है, खेतों से निकल रहे हैं बम तो कहीं मिट्टी में धंसे हैं रॉकेट। युद्ध ने रोका यूक्रेन में खेती का काम। जी हां दोस्तों, दरअसल यूक्रेन में खेतों में कहीं बिना फटे रॉकेट मिल रहे हैं तो कहीं मिट्टी में धंसे हुए रॉकेट नजर आ रहे हैं। कहीं श्रमिकों को खरपतवार हटाने के दौरान क्लस्टर बम मिला तो चारा भंडार की छत में बम फटने से हुए छेद नजर आ रहे हैं। यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में खेती बाड़ी का सारा काम थमा हुआ है। यहाँ खेतों एवं भवनों को मोर्टारों, रॉकेटों, क्लस्टर बमों से बार बार निशाना बनाया गया। स्थिति ऐसी है कि श्रमिक जमीन में बुआई या गेहूं जैसी फसलों की कटाई करने में असमर्थ हैं। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की बात करें, जहां पर अपने बयानों पर झुके इमरान खान, महिला जज के खिलाफ टिप्पणी पर मांगी माफी। बता दे, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने महिला जज के खिलाफ धमकी भरी टिप्पणी मामले में माफी मांग ली है। इमरान खान की ओर से ये माफी उस समय मांगी गई जब कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री
मंत्री के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए अवमानना की कार्यवाही पर विचार करना शुरू कर दिया है। गुरुवार को ही उनके खिलाफ आरोप तय किया जाना था, लेकिन उससे पहले ही इमरान खान ने कोर्ट के सामने माफी मांग ली। जी हां दोस्तों, बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां ईरान के 30 शहरों में फैला प्रदर्शन, सुरक्षा बलों की कार्रवाई में अब तक 31 लोगों की मौत। जी हां दोस्तों, ईरान में पुलिस हिरासत में महिला की मौत के बाद प्रदर्शनों के वजह से पूरा देश जल उठा है। 22 साल की महसा अमीनी की मौत के बाद भड़के विरोध प्रदर्शनों पर सुरक्षा बलों की कार्रवाई में कम से कम 31 लोगों की मौत हो चुकी है। ओस्लो स्थित एक एनजीओ ने गुरुवार को यह दावा किया दोस्तों। इस घटना को लेकर ईरान में 3 दिन से प्रदर्शन हो रहे हैं और राजधानी तेहरान तक में प्रदर्शनकारियों की सुरक्षा बलों के साथ झड़प हुई है। दोस्तों, बात करें एक और खबर की, जहां नेपाल में आईएसआई एजेंट लाल मोहम्मद की दौड़ा कर दी गई हत्या। भारत में भेजता था ये जाली नोट। बता दे, नेपाल की राजधानी काठमांडू में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के एजेंट लाल मोहम्मद उर्फ मोहम्मद दर्जी की सोमवार शाम गोली मारकर हत्या कर दी गई। जानकारी के मुताबिक काठमांडू में उसे उसके घर के पास दौड़ा कर मारा गया। इंटेल एजेंसियों ने इंडिया टुडे को बताया कि लाल मोहम्मद में भारत में आईएसआई द्वारा फैलाए जा रहे जाली नोटों का सबसे बड़ा सप्लायर था। जी हां दोस्तों, आईएसआई के कहने पर लाल मोहम्मद पाकिस्तान और बांग्लादेश से नकली भारतीय करेंसी लाता था और भारत में सप्लाई करता था। लाल मोहम्मद के मारे जाने की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। दोस्तों, फुटेज में अज्ञात लोगों ने एजेंट को गोली मारते साफ देखा जा सकता है और हत्या की वारदात कागेश्वरी मनोहरा नगर पालिका काठमांडू के गोथार इलाके में हुई है। दोस्तों, एक और खबर की बात करें, जहां पर बीजेपी के लिए बिहार खुला मैदान। क्या अमित शाह जी 2024 जीतने का रास्ता किशनगंज में निकालेंगे? बताते, बिहार में बीजेपी के नीतीश सरकार से बाहर होने के 1.5 महीने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी शुक्रवार को किशनगंज में 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार से 35 सीट जीतने का रास्ता निकालेंगे। शुक्रवार को शाह किशनगंज में बिहार से पार्टी के सभी केंद्रीय मंत्रियों समेत 17 लोकसभा सांसद, 5 राज्यसभा सांसद, 77 विधायक और 23 विधान पार्षदों के साथ खुली चर्चा करेंगे कि 24 में बीजेपी की जीत के लिए महागठबंधन के जातीय समीकरण की काट आखिर क्या है। जी हां दोस्तों, जेडीयू के एनडीए से निकलने के बाद बीजेपी के लिए पूरा बिहार अब खुला मैदान है, जिसमें उसे किसी भी बड़ी पार्टी के साथ गठबंधन में ज्यादा सीट छोड़ने की मजबूरी नहीं है। और ये पहली बार होगा कि बीजेपी विधायक दल की बैठक किशनगंज में होगी और इस बैठक में पार्टी के नए बिहार प्रभारी विनोद तावड़े भी होंगे और इसके बाद वहीं पर बिहार बीजेपी की कोर कमेटी की मीटिंग भी होनी है। जी हां दोस्तों, क्या लगता है पिछली बार से भी ज्यादा इस बार लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी प्रदर्शन दिखा पाएगी दोस्तों, या पहले से कम रहेगा? हिसाब किताब आपको जो भी लगता हो दोस्तों, एक जेन्युइन राय जरूर दीजिएगा। एक और खबर की बात करें, जहां पर देवेंद्र फडणवीस की उद्धव ठाकरे को सीधी चुनौती, कहा ना तब खत्म कर पाए ना आगे कर पाएंगे। जी हां, देवेंद्र फडणवीस ने 2019 का हवाला देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का फोटो दिखाकर आप सत्ता में आए, लेकिन पीठ में छुरा भोंककर एनसीपी और कांग्रेस से जा मिले। आपने इन दोनों दलों के साथ मिलकर मुझे खत्म करने की भरपूर कोशिश की, हालांकि आप मेरा नुकसान ना तब कर सके और ना आगे कर पाएंगे। बात करें दोस्तों अंतिम खबर की, जहां पर 1 अक्टूबर से आपकी गाड़ी में होना चाहिए ये सर्टिफिकेट, नहीं तो लग जाएगा इतने हजार का चूना। बता दें, राष्ट्रीय राजधानी में मानसून की वापसी के बाद मौसम संबंधित स्थितियां प्रतिकूल होने और पंजाब में किसानों द्वारा पराली जलाने संबंधी घटनाओं के मद्देनजर दिल्ली सरकार संशोधित ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान को यानी जीआरएपी को 1 अक्टूबर से लागू करने की तैयारी कर रही है। जीआरएपी के तहत स्थिति की गंभीरता के मद्देनजर एंटी एयर पॉल्यूशन यानी एएपी उपाय किए जाएंगे दोस्तों, और इसमें एक विशेष ख्याल रखा जाएगा कि गाड़ियों से धुआं ना निकले। अगर आपने अपनी गाड़ी की प्रदूषण जांच नहीं करवाई है या आपके पास वैलिड पीयूसी नहीं है तो हफ्ते भर के अंदर पीयूसी चेक करके नया सर्टिफिकेट बनवा ले, वरना 1 अक्टूबर से आपको परेशानी झेलनी पड़ जाएगी। दोस्तों, आप सभी को ये सर्टिफिकेट रखना बेहद मैंडेटरी कर दिया गया है। अगर ऐसा नहीं पाया जाता तो 10-10 हजार रुपए का चालान काटा जाएगा। और इसी बीच ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। दोस्तों, आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ दोस्तों बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आप अगली बड़ी खबर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए। जय हिंद जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।